देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं काबली कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से नाटकों की उत्पत्ति समीक्षा बताने जा रही हूँ। किसी कलाकार की मानसिक अभिव्यक्ति को दो भागों में विभक्त किया गया है, उपयोगी कला और ललित कला। पुनः ललित कला का वर्गीकरण 5 भागों में विभक्त है। 1 वास्तुकला, 2 मूर्तिकला, 3 चित्रकला, 4 संगीत कला और 5 काव्य कला। इनमें काव्य कला के प्रमुख 2 भेद हैं, एक गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य। नाटक इन दोनों भेदों के अंतर्गत आता है। नाटक ही काव्य का एक ऐसा अंग है जो श्रवणेन्द्रिय एवं नेत्रेंद्रिय दोनों से संबद्ध मन को आनंदित करता है। अतः नाटक को सर्वाधिक श्रेष्ठ काव्य कला कहा गया है। काव्येषु नाटकम श्रेष्ठम। संस्कृत के काव्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद है: नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, विठ और प्रहसन। इस प्रकार नाटक रूपक का ही एक भेद है। भारतीय विद्वान तथा पाश्चात्य जगत के विद्वानों का मतभेद। भारतीय विद्वान भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति त्रेता युग में ब्रह्मा के द्वारा की गई मानते हैं। सतयुग में सभी प्राणी सुखी थे, उन्हें किसी तरह के मनोविनोद के साधनों की आवश्यकता नहीं थी। किंतु त्रेता युग में सांसारिक दुखों का प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए देव दानव दोनों को ने मिलकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान, सांसारिक दुखों से क्षणिक मुक्ति के लिए या मनोविनोद के निमित्त हमें कोई ऐसी वस्तु प्रदान करें जिससे हमारा मनोरंजन हो और हम कुछ देर के लिए दुखों को भूल जाएं। तदनुसार ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर उठ बैठे और ध्यानावस्थित हो गए। अनंतर उन्होंने सांसारिक जीवों के मनोरचनार्थ चारों वेदों के सहायता से नाट्य वेद को प्रकट किया है। ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य कला की सृष्टि की और इसे पंचम वेद कहकर प्रसिद्ध किया। इसमें भगवान शिव ने तांडव नृत्य, पार्वती ने लास्य नृत्य और भगवान विष्णु से 4 वृत्तियों का समावेश कर इसमें पूर्ण कलात्मकता उत्पन्न कर दी। बाद स्वर्गलोक के शिल्पी विश्वकर्मा के एक रमणीय रंगमंच का निर्माण किया। सर्वप्रथम इंद्रध्वज पर्व पर त्रिपुरदाह तथा समुद्र मंथन नाटक अभिनीत हुए।
ब्रह्मा जी ने नाटक खेलने के लिए भरत मुनि को 100 अप्सराएं भी इसलिए सौंप दी कि मुनि उन्हें नाट्य कला की व्यवहारिक शिक्षा दें। अनंतर इस कला को मर्त्य लोक तथा पहुंचाने का भार भरत मुनि को सौंप दिया गया। इस प्रकार दिव्यलोक से यह नाट्य कला मर्त्यलोक में पहुंच गई। इस प्रकार भारतीय परंपरा नाटकों की उत्पत्ति दैवी मानती है। पाश्चात्य जगत के विद्वान भारतीयों का पूर्वोक्त मत मानने को तैयार नहीं, अतः वे नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक अटकलबाजियां किया करते हैं। विदेशी विद्वान डॉक्टर रिजवे सारे संसार में नाटकों की उत्पत्ति मृतात्माओं के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा से मानते हैं। उनका मत है कि पहले मृत व्यक्तियों के शव सुरक्षित रखे जाते थे तथा उनके श्राद्ध के दिन उनके पूर्व जीवन का प्रदर्शन किया जाता था। अतः उसी परंपरा को रामलीला एवं कृष्ण लीला के संबद्ध कर भारत में नाटक खेलने की प्रथा चलाई गई। डॉक्टर हिलवैंड और स्टेन कानो का कहना है कि पूर्व भारत में पहले लोकप्रिय स्वांग अधिक प्रचलित थे। उन्हीं से नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन स्वांगों में रामायण, महाभारत और पुरुषों के आख्यान उपाख्यानों को मिलाकर ही नाटकों की कथा वस्तु का चयन किया गया होगा। डॉक्टर कीथ ने ऋतु परिवर्तन के साथ साथ होने वाले उत्सवों तथा नृत्य गानों से नाटकों की उत्पत्ति माना है। उनका विचार है कि पाश्चात्य जगत में मई मास अत्यंत आनंदप्रद होता है, इसी समय से वहाँ अधिक उत्सव मनाए जाते हैं। एक लंबा बांस गाड़कर उसके नीचे इकट्ठे होकर स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं, गाते हैं और आनंद मनाते हैं। भारतवर्ष में भी वर्षाकालीन इंद्रध्वज रथ यात्रा महोत्सव भी इसी ढंग का होता है। इससे सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति विभिन्न ऋतुओं में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर हुई होगी। जर्मनी के लोकप्रिय विद्वान पिसेल साहब ने नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली के नाच से मान ली है। कठपुतली के नाच में उसका व्यवस्थापक नाचने वाला डोरी सूत्र पकड़कर पुतलियों को नचाता है, अतः उसे सूत्रधार कहते हैं। इस आधार पर सूत्रधार शब्द नाटकों में ज्यों का त्यों ले लिया गया है। अतः नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली के नाच से हुई मानना सर्वथा संगत है। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने नाटकों की उत्पत्ति का स्रोत यूनानी नाट्य कला को माना है। इसके लिए वे प्रमाण में यवन शब्द से उत्पन्न यवनिका शब्द उपस्थित करते हैं। इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि संस्कृत नाटकों में यवनिका शब्द का व्यवहार होता है, जिसका अर्थ है ढकने वाला पर्दा। अमर सिंह अपने अमर कोश में स्पष्ट लिखते हैं कि जवनिका पटमंडपम। प्रोफेसर मैक्स मूलर की खोज है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति का बीज ऋग्वेदों के संवाद सूक्तों में मिलते हैं। इसके अनंतर अनेक पाश्चात्य और पौर्वात्य विद्वान भी ऋग्वेद के संवादों में नाटकों उत्पत्ति की मूल सामग्री खोजने की चेष्टा किया करते हैं। जर्मनी विद्वान थ्रोडर साहब भी मानते हैं कि पहले संवाद सूक्त गायन तथा नर्तन के साथ अभिनीत किए जाते थे। यज्ञ के कुछ विशिष्ट अवसरों पर नृत्य, गीत आदि के साथ यज्ञिकों द्वारा इनका अभिनय किया जाता है। वस्तुतः संवाद सूक्तों को
गायन में एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते थे, क्योंकि संवाद का कार्य एक व्यक्ति से संभव नहीं है। अतः संवाद सूक्तों में नाटकों के बीज निहित है। इस प्रकार नाट्य के बीज वेद ही में जो अंकुरित, पल्लवित तथा पुष्पित होकर हमारे सामने प्रतिफलित है। यह बात दूसरी है कि नाट्य को पूर्णता प्रदान करने में अन्य कई बातों में भी सहयोग प्रदान किया होगा। नाटकों के विकास का समय। नाट्य शास्त्र के काल के विषय ने विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने नाटकों का समय दूसरी शताब्दी माना है। डॉक्टर कीथ का विचार है कि इसका समय तीसरी से पूर्व नहीं हो सकता है। डी सरकार ने नाट्य शास्त्र का समय दूसरी के बाद माना है। मनमोहन घोष ने नाट्य शास्त्र का समय 1000 और 2000 के मध्य में निर्धारित किया। बीपी काने ने नाट्य शास्त्र का समय तीसरी शताब्दी के बाद संभव नहीं माना है। धन्यवाद।